लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ के आए थे हम, जल्दी बताओ। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है हमने, साइकिल पढ़ लिया है, और एक कौन सा टॉपिक पढ़ा है, फर्मेंटेशन। क्लियर। अब एरोबिक रेस्पिरेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि आफ्टर क्रैब साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको दो चीजें समझाने वाली हूँ। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नाउ टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फॉस्फोराइलेशन। बताओ क्या होता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब। फॉस्फोराइलेशन का मतलब तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में ही बता दिया था ना। जल्दी बताओ। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ गाइस, वेयर आर यू, वेकअप वेकअप वेकअप, जल्दी 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 बताओ। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट आयन, नॉट H+। ठीक है, तो पहला टर्म आता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी, फॉस्फोरस का ऐड होना, पर कहां पर ऐड होना, एटीपी बनाने के लिए। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि जब एडीपी में फॉस्फेट आके जुड़ता है और उससे क्या बनेगी, एटीपी। जब एटीपी का फॉर्मेशन बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट डायरेक्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये हमको ग्लाइकोलाइसिस में मिली थी क्या, क्या हमने ग्लाइकोलाइसिस में ये पढ़ा था, एटीपी बनी थी वहां पे डायरेक्टली, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और क्रैब साइकिल में भी बना था क्या, एटीपी जीटीपी, कुछ याद आ रहा है गाइस, याद आ रहा है ना। तो जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में भी हो रहा है, क्रैब साइकिल में भी हो रहा है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब यह है कि जब आपकी एनर्जी कैसे मिल बन रही है, एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब जो हमारा NADH है और FADH है, कितनी कितनी एटीपी होती है NADH और FADH में, जल्दी बताओ। 3 and 1, 3 and 2, 3 and 2 होती है ना, 3 NADH और FADH में 2 होती है। जब NADH और FADH से जब हम ATP बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये होता कैसे है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर है। अगर टर्म आ जाएगा आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो उसका मतलब क्या है हमारा, डायरेक्ट एटीपी बनना बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू द एडीपी। वो क्या हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल में। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा के हम क्या बनाने वाले हैं, एटीपी। तो जो NADH और FADH से हम एटीपी बनाते हैं, वो कैसे बनती है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी कहाँ होती है ये, ETS में। व्हाट इज ETS, व्हाट इज ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होगा, और इनका मीनिंग क्या होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, पक्का क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अगर ये टर्म्स आएंगे तो आपके पास। गुड मॉर्निंग राज, व्हाई आर यू वेरी लेट टुडे, नेक्स्ट टाइम से जल्दी आना, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर है ना आप लोगों को, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सोया हुआ था, तो सोए हुए थे तो अब जाग जाओ, ठीक है। चलो, अब मुझे मैंने बोला था आप लोगों को कि वैसे हम कहाँ चल रहे हैं, हम ETS आज पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मुझे आपको ये दोनों टर्म्स बताना था कि व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अभी आपको क्लियर है। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वर्ड आ जाता है, तो आपको कहाँ से इसको लिंक करना है,
कौन सी प्रोसेस से? ईटीज से। ठीक है, चलो बताओ, ग्लाइकोलाइसिस अपने पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस में एंड क्या बनता है? यहाँ पर ग्लूकोज जाके बनता क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पायरुविक एसिड। किसका आंसर है? अभय का, पवन का। और बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर दो। गौतम, नावेद, बी। बी करेक्ट। पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर? ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? अरे ग्लूकोज के कार्बन 6 होते हैं, मॉलिक्यूल 6 थोड़ी ना होते हैं। मॉलिक्यूल तो 1 ही होता है ना, दैट इज C6H12O6। आया ना? और ये कितने पायरुविक एसिड बनाता है? एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? भूले तो नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले क्या होता? ग्लूकोज में एडिशन हुआ था फॉस्फेट का, और क्या बना था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अब ये बताओ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए एंजाइम कौन सा है? यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? सी हेक्सोकाइनेस। किसका आंसर है? पवन का। बाकी हेक्सोकाइनेस अभय का भी आंसर है। और बाकी लोगों का क्या पवन और अभय आंसर देंगे? बाकी लोग सोएंगे क्या सब? नाविद का भी हेक्सोकाइनेस है, गौतम का भी सी है, कोई ना कोई बच रहा है। प्रियांशु, राज, आप दोनों का आंसर नहीं आया है ना? इसका एंजाइम कौन सा है हमारा? हेक्सोकाइनेस। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। और यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट था हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं पता पढ़ के क्यों नहीं आए राज? ये तो सबसे पहले स्टार्टिंग में था। ठीक है, चलो ग्लूकोज से जब क्या हुआ? पायरुविक एसिड हुआ। पायरुविक एसिड बन के ये फर्मेंटेशन में एंटर करेगा। तो फर्मेंटेशन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? जल्दी बताओ, फर्मेंटेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? गाइस सुना नहीं है, जागो। लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल, करेक्ट। अब ये बताओ कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है वो कहाँ होता है? कौन से ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? कहाँ होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? ईस्ट में। और लैक्टिक एसिड कहाँ पर होता है? मसल और दूसरी एक और बताया था मैंने, बैक्टीरिया को भूल गए, है ना? तो ईस्ट जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बना करता है तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं यहाँ पर? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? क्या प्रोड्यूस करता है ये? अल्कोहल प्लस, अल्कोहल प्लस क्या बनाएगा एक और? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब इस अल्कोहल में अल्कोहल भी कौन सा प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, पेंटानॉल, इथेनॉल। करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो बताओ, दो नाम एक ही चीज को यहाँ डिनोट कर रहे हैं। क्या क्राफ्ट साइकिल और कैल्विन साइकिल एक है? क्या क्राफ्ट साइकिल और कैल्विन साइकिल एक है? ऑप्शन बी ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। सबका आंसर यही है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? क्रैप साइकिल जो होती है हमारी, हम उसको बोलते हैं TCA साइकिल, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं? 3COOH, है ना? कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 होते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं हम कौन से साइकिल? क्रैप साइकिल, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। क्लियर? ओके, अब ETS पढ़े। आज का टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक आज का यस मैम। ETS को हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला? जल्दी बताओ। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। समझ नहीं आया क्या सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन?
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, दैट इज करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर एनर्जी बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? अभी तो क्लियर है ना? डायरेक्ट फॉर्मेशन जो एटीपी का होता है फॉस्फेट के एडिशन से, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, क्या होगा उसमें? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से आपका एटीपी बनेगा। तो जो आपकी एनएडीएच और एफएडीएच कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हुए थे? एनएडीएच और एफएडीएच भी कहाँ प्रोड्यूस हुआ था अभी जो हमने पढ़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब प्रोसेस की बात करें हम तो ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 एनएडीएच बने थे, हाँ या ना? अरे बने थे या नहीं? क्या ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ एटीपी बना था? क्या सिर्फ एटीपी बना था ग्लाइकोलाइसिस में, या वहां पर एनएडीएच भी बने थे? बने थे ना एनएडीएच। एनएडीएच भी बने थे और एटीपी भी बना था। तो जो आपका ग्लाइकोलाइसिस का एनएडीएच कहाँ आया? ईटीएस के पास। क्रैब साइकिल में जो एनएडीएच बना वो कहाँ आया? हमारा ईटीएस के पास। और जो हमारी क्रैब साइकिल में एफएडीएच भी बना था, मैंने क्या बोला था? एनएडीएच का छोटा भाई कौन है? एनएडीएच का छोटा भाई कौन है? एफएडीएच। एफएडीएच है ना। तो ये दोनों के पास तो एटीपी क्या है? स्टोर्ड है। पर देखो करेंसी वाली बात आपको पता है, अगर सपोज आप कहा जाते हो, अमेरिका जाते हो, है ना, वहां से आप अमेरिका की करेंसी लाते हो, ठीक है, डॉलर है आपके पास। अब आप इंडिया में आए तो क्या आप वो डॉलर यूज कर सकते हो? नहीं मैम। क्या उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? यस मैम। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रूपी आईएनआर। रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो एनएडीएच और एफएडीएच है, ये करेंसी की कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी करेंसी है? हमारी डॉलर वाली। और अगर ये डॉलर वाली करेंसी मैं इंडिया में ला रही हूँ, ये तो काम करेगी नहीं। दैट मीन्स इनको क्या बनाना पड़ेगा मुझे? एटीपी, जो कि जिस फॉर्म में हम यूज कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी आई थी एनएडीएच और एफएडीएच के लिए, हम उनको तो यूज कर नहीं सकते। हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी का फॉर्म यूज करने के लायक है तो वो कौन सा है? एटीपी। तो ये एनएडीएच और एफएडीएच में क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है। इस स्टोर्ड एनर्जी को जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर? जो एटीपी बनता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल में, वो तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा। पर एक साथ हमको इतनी सारी एनर्जी तो नहीं चाहिए ना, थोड़ी थोड़ी एनर्जी चाहिए ना, हाँ यस या ना? मैम। तो ये जो क्या करता है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी, और कुछ डायरेक्टली सिंथेसिस हो जाएगी। तो डायरेक्टली वाली हमारा सेल यूज कर लेगा, और स्टोर वाला जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम उसको क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। तो ईटीएस में क्या होता है कि जो आपका स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम रिलीज करवाते हैं। क्लियर? अरे क्लियर है गाइस? यस मैम। है ना? तो क्या होता है अपने, अब यहाँ पर हम एक वर्ड पढ़ेंगे, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका नाम सुना है आपने? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नाम सुना है? अरे हाँ या ना? मैम एनएडीएच और एफएडीएच को टोटली कन्वर्ट करता है क्या एटीपी में? यस। जो एनएडीएच और एफएडीएच में स्टोर्ड एनर्जी होगी वो ईटीएस में जाके क्या हो जाएगी? एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सुनना है? क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब? ओ से ऑक्सीडेशन, है ना? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये ट्रिक यहाँ पे सही बैठ रही है? देखो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑयल। और रिक का मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आई आपको? अब कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप लोग? अरे बाबा कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं ना? तो ईटीएस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एनएडीएच और एफएडीएच क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन लूज क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। और ट्रांसफर जेके ये फाइनली जाएंगे किसके पास? जिससे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, वहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था, याद है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी, पीएस1, पीएस2।
याद है Yes, ना? ma'am. याद है? यहाँ पर भी हमने क्या करा था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करवा के क्या करना था हमको, एटीपी बना था। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके फाइनली वहां कोई ना कोई एक्सेप्टर था। किसने एक्सेप्ट किया था फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन को? एनएडी प्लस ने। याद आ रहा है कुछ? फोटोसिंथेसिस भूल गए? याद है? याद है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर फाइनली कहाँ गए थे, एनएडी के पास, और क्या बनाया था, एनएडीएच। अब ये जो हमारा ईटीएस है, यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है, और ये ट्रांसफर होके अल्टीमेटली कहाँ जाता है, O2 के पास। O2 के पास दो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके ट्रांसपोर्ट है वो जुड़ जाते हैं, H प्लस जुड़ जाते हैं, और क्या बनता है यहाँ पर, H2O। तो फाइनली हमारा जो ईटीएस में क्या, किसने एक्सेप्ट करा इस इलेक्ट्रॉन को? बताओ किसने इलेक्ट्रॉन करा, किसने करा यहाँ पर? अरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो हमने इलेक्ट्रॉन किससे निकाले, एनएडीएच से निकाले। देखो एनएडीएच और एफएडीएच कहाँ हुए, हमारी इस प्रोसेस में एंटर हुए। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? कौन एंटर हुआ Yes, इसमें? ma'am. एंटर हुआ है ना? तो देखो एनएडीएच और एफएडीएच क्या हुआ, यहाँ पर एंटर हुए। अब इस ईटीएस में आते से क्या हुआ, उनके इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलते गए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकले तो H प्लस आयंस भी निकले। तो ये एनएडी प्लस क्या हो जाएगा, रीजनरेट, और एफएडी प्लस क्या हो जाएगा, रीजनरेट। तो ये H प्लस आयंस और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल रहे थे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते गया, उसको फाइनली कोई ना कोई एक्सेप्टर होगा, कोई ना कोई लेने वाला होगा, या इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता रहेगा? कोई लेने वाला होगा, Yes, ma'am. कोई होगा. है ना? तो वो लेने वाला कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और साथ ही साथ ये एनएडीएच में से और एफएडीएच में से H प्लस भी निकल रहे थे, तो उसमें से उसने H प्लस को भी ले लिया। तो H प्लस को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, दोनों O2 के पास आए, और क्या बनाया उनने, वाटर। क्लियर हुआ अभी हाँ मैम. सभी को? पवन समझ आया? पवन, अभय, सबको समझ आया? अभी कंफ्यूजन तो नहीं है? ये ट्रिक आपको याद रखना है, व्हाट इज ऑयल रिग। ठीक है? तो देखो ईटीएस में क्या होता है, पाथवे जो कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मैंने आपको मैट्रिक्स बताया था और इनर मेम्ब्रेन बताया था, कुछ याद है? ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये स्पेस कौन है, मैट्रिक्स या इनर मेम्ब्रेन? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स। और ये वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन. ठीक है? तो ईटीएस कहाँ पर लोकेटेड है, इस मेम्ब्रेन पे। और मैट्रिक्स में कौन सा प्रोसेस हो रहा था, मैट्रिक्स में कौन सा प्रोसेस होता है, क्रैब साइकिल। करेक्ट। नहीं पवन, आप थोड़ा सा गलत समझे हो। देखो यहाँ पे एनएडीएच और एफएडीएच है, एनएडीएच और एफएडीएच से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस आयंस। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस आयंस निकल रहे हैं, उसको कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने एनएडीएच या एफएडीएच को नहीं करा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्सेप्ट करा, और क्या बनाया, वाटर। अभी क्लियर हुआ? ठीक है? देखो तो इसमें क्या हुआ, ईटीएस कहाँ पे हो रहा है हमारे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। तो क्या होता है कि यहाँ पर कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सपोज हम लोग सब बैठे हैं ग्रुप में, और क्या कहते हैं, पासिंग द पार्सल। तो अगर पासिंग द पार्सल में मेरे पास बॉल है, तो इसके पास क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। ये किसका पार्सल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? क्लियर हुई इतनी बात? यस. ठीक है? तो पासिंग द पार्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पास हो जाएंगे, और फाइनली जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और क्या बनाएंगे, वाटर। तो अभी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अभी? हाँ मैम. है ना? तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस में जो आपके एनएडीएच और एफएडीएच में स्टोर्ड एनर्जी होती है, मैंने बताई थी, तो स्टोर्ड एनर्जी में से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन से। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑक्सीडेशन? जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ, और क्या बना हमारे पास, एटीपी।
है ना, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये क्या फाइनली ये O2 क्या है, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बनाएगा, वाटर। क्लियर हुई सबको इतनी बात, क्लियर हुई सबको इतनी बात, सबको इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी को क्लियर है, पवन के अलावा? पवन को तो आ गई क्योंकि उसने बता दिया है, हो गई। चलो राज को हो गई, गौतम को भी हो गई, अभय को भी गई। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को कोई ना कोई निकालने वाला तो होगा ना, तो हमारे पास होते हैं कुछ सर्टेन एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, ये आपका जो NADH था और FADH था, इससे क्या निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिमूव। और डिहाइड्रोजनेस का काम क्या होता है, मुझे ये बताओ पहले इस एंजाइम का, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इट रिमूव्स, सॉरी, इट रिमूव्स सॉरी गाइस, इट रिमूव्स हाइड्रोजन। कहां से रिमूव करेगा हाइड्रोजन, इस NADH में से। अगर NADH डिहाइड्रोजनेस है तो इट विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम NADH। नेक्स्ट, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये जो मेरी इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, अरे बाबा दिख रही है, Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर है 5 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये 5 कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं। तो NADH सबसे पहले कहा आया आपका, यहाँ पे आया, तो यहाँ पर कौन बैठा है, डिहाइड्रोजिनेस। तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अलग कर देगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन करे। और जो आपका FADH होता है ना, FADH भी तो होता है ना, अरे FADH होता है, बना था क्रैप साइकिल में। ओके, तो ये जो FADH में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो कौन है, हमारा कॉम्प्लेक्स 2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ये दोनों एक कैरियर मॉलिक्यूल के पास गए, वो कौन है, हमारा यूबिक्यूनन। यूबिक्यूनन यहाँ ले जाएगा थर्ड के पास, फिर फोर्थ के पास, और फाइनली यहाँ पे आपका बन जाएगा O2। और ये पांचवा है हमारा ATP सिंथेस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि H+ आयंस भी अंदर जाते हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी याद है, मैं फिर से रिपीट करूंगी, पहले ये बताओ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी याद है, फोटोसिंथेसिस वाला केमी ऑस्मोटिक थ्योरी याद है, क्या हुआ था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में, जल्दी बताओ क्या हुआ था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में। गाइस व्हाट हैपेंड, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में क्या हुआ था, जल्दी बताओ। राज, अभय, नावेद तो भूल गया। रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो, रिवीजन इज मस्ट, कितनी बार बोलूं मैं आपको, क्योंकि सारे चैप्टर्स ना एक दूसरे से लिंक होते हैं। अभी आपको केमी हिंट है, ATP का सिंथेसिस करवाता है, कैसे करवाता है मुझे ये बताओ। H+ आयंस कुछ याद आ रहे हैं, एक्यूमुलेशन, प्रोटॉन ग्रेडियंट, कुछ आ रहा है याद, प्रोटॉन ग्रेडियंट याद है याद। क्या होता था जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था फोटोसिंथेसिस में, तो उसकी वजह से कुछ H+ आयंस कहाँ आ रहे थे, स्ट्रोमा से कहाँ आ रहे थे, थाइलेकॉइड के इनसाइड ल्यूमेन में। तो उसकी वजह से हमने उस H+ आयंस को बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को वापस बैलेंस करना है। तो जब वो H+ आयंस बाहर निकल रहे थे तब क्या हो रहा था, ATP का सिंथेसिस, क्योंकि कौन एक्टिवेट हो गया था, हमारा ATP सिंथेस। तो ATP सिंथेस हमने जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ा था वो यहाँ भी एप्लीकेबल है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर दोनों वर्ड लिखे थे कि जो ATP का सिंथेसिस होता है इन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, वो किस प्रोसेस से होता है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसपोर्ट होते होते गए और फाइनली ये H+ आयंस यहाँ पे बहुत सारे हो गए। तो इन H+ को बाहर कौन निकालेगा, हमारा ATP सिंथेस, और ये क्या हो जाएगा उससे एक्टिव, तो ये फाइनली बनाएगा ADP से ATP। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा बहुत समझ में आया, 10-15%, राज को आ गया, और बाकी लोग, प्रियांशु को भी आ गया, पवन, नावेद, अभय, गौतम,
ओके, अब आपके लिए रिपीट करती हूँ। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करके हमको बनाना है एटीपी। अब ये इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालेंगे? ये इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे हमारे NADH और FADH, जो कहाँ बने थे हमारे कौन से प्रोसेस में? क्राफ्ट साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस। इस NADH और FADH ने ETS में एंटर करा। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला भी तो कोई चाहिए ना, कि मन से हवा में उड़ के जाएंगे, ऐसे जाएंगे क्या? कोई ना कोई निकालने वाला होगा, हाँ या ना भाई? O2 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला नहीं है, एक्सेप्ट करने वाला है। इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ये आपके 5 कॉम्प्लेक्सेस। 5 कॉम्प्लेक्सेस क्या करेंगे? यहाँ पर काम करेंगे। पहला हमारे पास आता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है द एंजाइम विच रिमूव्स हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा? NADH में से हाइड्रोजन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। FADH में से भी तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो वो कौन निकालेगा? कॉम्प्लेक्स 2। ये साइटोक्रोम BC1C ऑक्सीडेज ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को फर्दर ट्रांसफर करवाएंगे और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास, और क्या बनाएंगे? वाटर। क्लियर हुआ अभी? अभी क्लियर हुआ? अभय, ठीक है। और लास्ट में हमारा आता है एटीपी सिंथेस। तो एटीपी सिंथेस एक एंजाइम है जो कहाँ लोकेटेड है? ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगा? जो H+ आयंस आपके इसकी वजह से कहाँ चलेगा? बाहर चलेगा, इनर मेम्ब्रेन। देखो ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये H+ आयंस कहाँ एक्यूमुलेट हो गए? हमारे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और आए कहाँ से थे ये? मैट्रिक्स थे। तो इस H+ आयंस को हमको वापस बाहर भेजना पड़ेगा। कहाँ? मैट्रिक्स से आए थे तो वापस मैट्रिक्स में भेजो। तो मैट्रिक्स में इन्होंने जब भेजा तो उसके लिए हमको एक गेट रिक्वायर हुआ। वो गेट कौन सा था? हमारा एटीपी सिंथेसिस। तो जब H+ आयंस ट्रांसपोर्ट हुए तो क्या हुआ? एटीपी से बना एटीपी। तो क्या इस प्रोसेस में फाइनली एटीपी सिंथेसिस हुआ? क्या इस प्रोसेस में फाइनली एटीपी सिंथेसिस हुआ? हो ना? देखो, तो सबसे पहले ये PMS क्या है? हमारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इतनी बात क्लियर है? PMS F1 और F0 क्या है एटीपी सिंथेस में? देखो, जो हमने एटीपी सिंथेस वहां पढ़ा था, कौन से में? फोटोसिंथेसिस वाले में, जो एटीपी का वहां पे केमी ऑस्मोटिक थ्योरम में। तो एटीपी सिंथेसिस के कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं, कौन कौन से? F0 और F1। तो जो H+ आयंस ट्रेवल करते हैं वो कहाँ से करते हैं? F0 से निकल के F1 में जाएंगे। तो जब ये यहाँ से निकलते तो F1 में क्या आते हैं? कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज होता है। और उसकी वजह से, इसका स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से क्या होता है? एडीपी इसमें आके फिट हो जाएगा और एक फॉस्फेट उसको ये दे देगा एटीपी, और फाइनली बना देगा आपका एटीपी। तो ये जो F1 और F0 है ये क्या है? आपके पार्ट्स ऑफ हमारा कौन सा? पार्ट्स ऑफ एटीपी सिंथेस एंजाइम। ठीक है, तो ये है हमारा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और ये है हमारा मैट्रिक्स। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? यस मैम। है ना? तो देखो, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये है मेरा मैट्रिक्स, ये है मेरा PMS और ये है मेरा आउटर मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? सबको क्लियर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इस चैप्टर में भी, मैम ये, हाँ इस चैप्टर में भी सेम हो रहा है, क्योंकि हमने वहां पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो किससे करता है? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से। क्लियर? तो ये पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर क्लियर टू यू? अभी क्लियर हो गए ना पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है या नहीं? ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास मैट्रिक्स में क्या है, पहले तो ये बताओ। NADH और FADH कहाँ है? मैट्रिक्स में। ठीक है। PMS इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अभी क्लियर हुआ? पवन क्लियर हुआ ना? देखो, तो NADH और FADH
कहाँ बनी थी? हमारी क्रैब साइकिल में, और क्रैब साइकिल कहाँ होता है? मैट्रिक्स में। अब ये जो NADH और FADH का क्या करेंगे हम? ब्रेक डाउन करके ATP बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आया NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स 1। इसका काम क्या है बताओ? इट विल रिमूव व्हाट फ्रॉम व्हाट? हाइड्रोजन किससे रिमूव करेगा ये? NADH से। है ना, तो NADH गया यहाँ, ठीक है। इसने यहाँ पर क्या करे? इसमें हाइड्रोजन रिमूव करे, H+ आयंस, और यहाँ पर आए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आपको ये पेन क्लियर दिख रहा है, और शुड आई चेंज इट? दिख रहा है मैम, क्लियर दिख रहा है। है ना, थोड़ा आई थिंक मुझे ही नहीं दिख रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन अभी क्लियर है ना सदा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकले, तो यहाँ किसने लिया? आपका यूबिक्विनोन ने क्या लिए? इलेक्ट्रॉन्स। और ये H+ आयंस निकाल रहा है कहाँ से? NADH से। तो अगर NADH से H+ आयंस रिमूव कर दूंगी तो क्या बनेगा? ये NAD+ और H+, और ये NAD+ फर्दर कहाँ यूटिलाइज होगा? हमारा क्रैब साइकिल में, क्योंकि वहां पर भी तो NADH चाहिए, जब जाके तो NADH बनेगा, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाल के कहा गया इस यूबिक्विनोन को। अब ये जो यूबिक्विनोन होता है, यूक्यू क्या होता है? मोबाइल कैरियर, मतलब ये मूव कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अरे हाँ या नहीं? यस मैम। है ना, तो ये यूबिक्विनोन के पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। और जो आपका FADH था, FADH कहाँ से निकालेगा? ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करेगा? FADH से क्या बनाएगा? FAD+। ठीक है, तो यहां से भी क्या हो गए? H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो FAD का किसने करा और NAD का किसने करा पता चला? अरे हाँ या ना? यस मैम। तो इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन एक्सेप्ट करता है? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन। फिर ये यूबिक्विनोन घूमते घूमते कहाँ आता है? इनके पास। हमारे पास कौन सा आ गया? कॉम्प्लेक्स 3। ओके ना, वेट मैं समझ जाऊं, ठीक है। तो ये जो यूबिक्विनोन था, इसने किससे इलेक्ट्रॉन लिए? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन आया? कौन आया कॉम्प्लेक्स 1 में? गाइस, NADH। और सेकंड में? यूबिक्विनोन। सेकंड में FADH आया ना, उससे इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करे ना। और यूबिक्विनोन ने तो क्या करा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, कहा से? फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। क्लियर? अभी क्लियर है? नाविक को क्लियर है? बाकी लोग, है ना? अब ये यूबिक्विनोन किसके पास गया? कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो फिर ये साइटोक्रोम B, C1 और FeS क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर फाइनली कहा गई ये साइटोक्रोम C के पास। ठीक है, तो थर्ड कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन अब आ गए, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते जा रहा है ना। फिर ये किसको देगा? फोर्थ कॉम्प्लेक्स को। और फाइनली फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बाद इलेक्ट्रॉन निकल के कहा जाएगा? किसके पास जाएगा ये इलेक्ट्रॉन? किसके पास गया इलेक्ट्रॉन? अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? एटीपी क्या सिंथेसिस। है? और O2 से क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होके? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल फाइनली क्या बनता है ATS में? ये O2 था, इलेक्ट्रॉन भी लिया और उसने कुछ लिए H+ आयंस भी लिए। तो H और O ने मिला के क्या बनाया? वाटर। ठीक है, अब देखो ये प्रोसेस हो रहा था तब क्या हो रही है? ये H+ आयंस आपके यहाँ आते जा रहे थे। ठीक है, ये H+ आयंस आ गए आपके कहा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से हमको वापस H+ आयंस कहाँ भेजना पड़ेगा? मैट्रिक्स। जो जहां से आए हैं वहां पे ही जाओ। तो उसके लिए मेरे पास गेट है, वो गेट कौन सा है? कौन सा गेट है? कौन सा गेट है ये? ATP सिंथेस। इसके दो पार्ट है, पहला होता है F0 और दूसरे। तो ये क्या करेंगे? H+ आयंस को बाहर वापस निकालेंगे। तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। और एक्टिवेट होके ये क्या बनाएगा? ADP से ATP। तो क्या आपको ETS समझ में आया? नाविद को आया? बाकी लोग थोड़ा थोड़ा मैम। थोड़ा थोड़ा आया? कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है?
फोर्थ और फिफ्थ के नाम सही से याद नहीं आ रहे। देख फोर्थ ने देखो नाम तो आपको सबको याद करना पड़ेंगे है ना, उसका तो कोई ऑप्शन तो है ही नहीं कि नाम उसका बदल दूं है ना। तो देखो पहला ये NADH और FADH कहाँ एंटर हुए आपके कॉम्प्लेक्स 1 और 2 में, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। फिर ये यूबिक्विनोन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फिर पासिंग द पार्सल, मैंने बोला था ना पासिंग द पार्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यूबिक्विनोन से जाएंगे थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास, फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास, और फोर्थ से ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, O2 को मिल जाएंगे, और क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, इसके पास दो कॉपर सेंटर्स है और साइटोक्रोम। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ना, हमने वहां पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोक्विनोन, थियोफाइटेन, कुछ याद आ रहा है। यस ये मैम, होते पढ़ा हैं तो ये था। होते हैं कैरियर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेंगे, पासिंग द पार्सल। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ क्या है आपका, ATP सिंथेस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो H+ आयंस कहाँ आ गए थे आपके PMS में। तो ये जो PMS बोलेगा मुझे H+ आयंस नहीं चाहिए, इसको वापस बाहर भेजो, ये जहां से आए वहां भेजो। तो जो आपका ATP सिंथेस है वो क्या है, एक गेट है। वो क्या करेगा, इन H+ आयंस को बाहर निकालेगा, वापस मैट्रिक्स में डालेगा। तो जब ये H+ आयंस ATP सिंथेस के थ्रू मूव करेंगे तो ATP सिंथेस क्या हो जाएगा, जाग जाएगा, है ना। जाग गया तो अपना काम करने लग जाएगा। उसका काम क्या है, ATP बनाना फ्रॉम ADP। तो ये क्या करेगा, ADP से फाइनली ATP बना देगा। अभी क्लियर हुआ कॉम्प्लेक्स 5, यस मैम। सबको क्लियर हो गया पूरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लियर हुआ। अरे बाबा क्लियर हुआ। ओके देखो, आपके पास सबसे पहला NADH और FADH, ये कहाँ पे थे हमारे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और ये मेरे पास आ गया इनर मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है। यस मैम। इनर मेम्ब्रेन पे क्या लोकेटेड है, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, इनर मेम्ब्रेन पे क्या कॉम्प्लेक्स है, मैम कॉम्प्लेक्स। है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 हुआ और ये कॉम्प्लेक्स 2 हुआ। ये क्या करेगा, NADH से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, और ये क्या निकालेगा, इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। अभी फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, अभी फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ सभी को। यस मैम। ये इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट कौन करेगा, यूबिक्विनोन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का कैरियर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और किसको दे देगा, थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स को। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास से आए, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के पास, यूबिक्विनोन के पास। यस मैम। तो ये क्या बन जाता है, UQH2। इसके इलेक्ट्रॉन को साथ साथ ये क्या लेता है, दो H+ आयंस भी, और ये बन जाता है आपका UQH2। तो कॉम्प्लेक्स 1 से किसने रिमूव करे, NADH डिहाइड्रोजनेज ने, और किसको दे दिए, यूबिक्विनोन को, है ना, UQ को दिए, जी दिए। मैम। फिर दूसरे वाले ने भी क्या करा, FAD से निकाला और इलेक्ट्रॉन लेके किसको दिए, UQ को दिए। इतनी बात क्लियर हुई। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस हमने वहां भी पढ़ा था, जिसने सक्सिनिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाले थे। तो FADH में से भी किसने निकाले, हमारे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस ने। क्लियर, अरे क्लियर है। मैम तो कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से क्या UQH2 बन गया, UQH2 बन गया, यस मैम। है ना। अब ये UQH2 क्या जाएगा, किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा है हमारा, is then oxidized with the transfer of electron cytochrome Bc1 complex। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 3। इससे इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, साइटोक्रोम C को। इतनी बात क्लियर हुई, जी। है ना। अब ये क्या करेगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में कौन ले जा रहा है आपका, साइटोक्रोम C। ये इलेक्ट्रॉन अब इसको मिल गए, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। फाइनली ये कहाँ पे आए, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास आए, है ना। उसके पास साइटोक्रोम A भी था, Hg भी था, और दो कॉपर सेंटर्स थे। देखे थे ना हमने यहाँ पे कॉपर सेंटर्स, देखो यहाँ पर ये दो कॉपर सेंटर्स है, CuA और CuB। और आयरन सल्फर प्रोटीन किसके किसके पास प्रेजेंट है, 1 और 3 के पास, है ना। आया ना, अरे आया ना। यस मैम। ये इलेक्ट्रॉन अब फाइनली कहाँ मिल जाएंगे, O2 को। और क्या बनाएगा ये O2 इलेक्ट्रॉन लेके, जल्दी बताओ, वाटर। वाटर।
क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? यस मैम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था एक से दूसरे में, तो क्या यहाँ H प्लस आयंस जा रहे थे पीएमएस में? व्हाट इज पीएमएस? माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है मैम, प्री मेम्ब्रेन कुछ करके। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मतलब जो आउटर वाला मेम्ब्रेन है और इनर वाला मेम्ब्रेन है, उनके बीच का जो स्पेस है, दैट इज पीएमएस। तो क्या हुआ, ये H प्लस आयंस जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ तब यहाँ जा रहे थे। ठीक है, अब इस H प्लस आयंस को मुझे वापस जहां से आए हैं वहीं भगाना है। ठीक है, कहाँ से आए थे? ये मैट्रिक्स से आए थे। अरे हाँ यस यार, मैम। अब मेरे पास आया एटीपी सिंथेस। तो ये H प्लस आयंस किससे मूव करेंगे? इस एटीपी सिंथेस से। तो इससे ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। क्या हुआ ये? एक्टिवेट। तो इसने क्या बनाया? एडीपी से एटीपी। क्लियर? एटीपी बन गया आपका एटीएस में। यस मैम। वापस देखो, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना यहाँ पर। तो देखो, जिसके पास जितने होने चाहिए वो उतने ही रखता है। अगर उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स आ गए तो वो उसको क्या बोलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो हमको प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे हम, पर उसकी वजह से H प्लस आयंस यहाँ चले गए। तो ये क्या बोलेगा? ये H प्लस आयंस मुझे यहाँ नहीं चाहिए, जहां से आई हो वहां ही जाओ। ये मैट्रिक्स से आई थी तो मैट्रिक्स पे चले जाएंगी। तो इस H प्लस आयंस से क्या बना? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और उसको ब्रेक डाउन किसने करा? एटीपी सिंथेस ने। ठीक है, आप इसके साथ ना वो क्लोरोप्लास्ट वाला फिर से पढ़ना, आज ये शाम को दोनों रिवाइज करना, और फिर आपको समझ में ज्यादा क्लियर आएगा। ठीक है, हाँ, जैसा फोटोसिंथेसिस में हुआ था, फोटोसिंथेसिस में वो हुआ था क्लोरोप्लास्ट में, बट यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। सेम प्रोसेस हो रहा है बट अलग अलग जगह हो रहा है। क्लियर? क्लियर? क्या एटीपी प्रोड्यूस हो गया ईटीएस से? तो एक एनएडीएच से हमको कितने मिलते हैं? 3 एटीपी, ये मैंने आपको पहले बताया ना। और एक एफएडीएच से हमको कितने मिलेंगे? 2 एटीपी। क्लियर? सभी को क्लियर है? ये आप लोग खुद से पढ़ोगे, फिर से एक बार चार्ट देख लोगे। एनएडीएच से फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स ने निकाले, एफएडीएच से सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स ने निकाले। इस क्यू ने क्या करा? एक्सेप्ट करा। ये क्यू कौन है? हमारा यूबी क्यूनॉन। फिर ये ऐसे घूमते घूमते गया। तो देखो, ये H प्लस आयंस मूव हो रहे हैं पीएमएस में। ये है हमारी पीएमएस। ठीक है, अरे हाँ या ना? गाइस, आर यू स्टिल देयर? सो गए क्या आप लोग? जाग रहे हो ना? ठीक है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? ये ऑक्सीजन, और क्या बना लेगा? वाटर। ईटीएस समझ आया? यस मैम। ईटीएस समझ में आया? तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो फाइनल स्टेज तक काम करता है। क्यों फाइनल स्टेज तक काम करता है? इलेक्ट्रॉन किसने लिए थे? इलेक्ट्रॉन किसने लिए थे? ट्रांसफर हुए थे। और क्या बनाया? एटीपी O2 नहीं लिए थे। O2 ने लिया था, इलेक्ट्रॉन लेके, और बनाया क्या था? H2O। तो जो इलेक्ट्रॉन का गेन का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के गेन का प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। है ना? तो पहले क्या हुआ आपका? NADH और FADH में क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ, है ना? और जब ये O2 के पास इलेक्ट्रॉन गए तो गेन हुआ या लॉस? लॉस हुआ, गेन हुआ। है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों यूज हुई। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इस टाइप के फॉस्फोराइलेशन को क्या बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से एटीपी बनता है, इलेक्ट्रॉन लीड्स टू एटीपी फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है? बताओ। फोटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ? सनलाइट के दौरान कुछ। पहले ये बताओ, सिर्फ फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? आधा फोटो प्लस फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो को अलग कर दो, फॉस्फोराइलेशन दोनों में कॉमन है, ऑक्सीडेटिव में भी और फोटो में भी। फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या है? कुछ बनना। कुछ बनना। क्या बनना? एच, सॉरी, फॉस्फेट का एडिशन होना। एडीपी में क्या जुड़ता है? आईपी, इनऑर्गेनिक,
और क्या बनाता है, एटीपी। तो ये जो आपका एडिशन ऑफ फॉस्फेट है दैट इज फॉस्फोराइलेशन। तो जब लाइट की प्रेजेंस में हुआ तो हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव क्यों हुआ, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ। तो आपको दोनों क्लियर हुए। और ये किसकी वजह से हुए, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट किसकी वजह से बना था, H प्लस आयंस की वजह से। क्लियर है, क्लियर है, जी मैम। सबको क्लियर है, ईटीएस समझ में आया। ठीक है, तो पहला आपका NADH से क्या करे, इलेक्ट्रॉन निकले, और ये FADH से इलेक्ट्रॉन निकले और गए किसके पास, Q के पास, दैट इज यूबिक्विनोन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास गया, फिर ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास गया, दोनों के बीच का लिंक है साइटोक्रोम C, और ये इलेक्ट्रॉन इसने किसके हो गए, O2 प्लस इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयंस हो गए। तो इसने क्या बना दिया, वाटर। क्लियर, क्लियर है। ठीक है। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 5। कौन था कॉम्प्लेक्स 5, एटीपी सिंथेस। तो जो आपके H प्लस आयंस कहाँ पे आ गए थे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, है ना। ये तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर और आउटर के बीच का जो स्पेस है दैट इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस H प्लस जो एक्स्ट्रा आए थे उसको बाहर किसने निकाला, एटीपी सिंथेस ने, और इसने क्या बना दिया फाइनल, एडीपी और आईपी को ऐड करके एटीपी। यही है हमारा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ओके, यस मैम। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर है ना, मैम केमी का मतलब क्या होगा? क्या, केमी का मतलब क्या होगा? केमी मतलब केमिकल, नाम है केमिकल क्या? रिएक्शन से एटीपी बना, ठीक है मैम। है ना। और ये किसकी वजह से होता है, मेन यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट किसकी वजह से बिल्डअप होता है, H एच प्लस प्लस आयन, आयन। है ना। ये तो क्लियर है ना आपको, जी मैम। है ना। तो ये मेरा एटीपी सिंथेसिस है, तो ये पार्ट क्या है, पहले F0 है, फिर F1 है, तो यहां से ये मूव करेगा और फाइनली बना लेगा एडीपी से एटीपी। ठीक है, ये तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही मैंने आपको जो बताया वही है ना। क्लियर, जी मैम। ठीक है। तो एक एटीपी के लिए कितने H प्लस आयंस को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, मैंने 2H प्लस आयंस को, है ना। कहां से, पीएमएस से मैट्रिक्स, कितने आयंस जाएंगे, दो। 2H प्लस आयंस, और किस गेट के थ्रू जाएंगे, एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, आगे का पढ़े, पवन आप जा रहे हो, देखो क्लास तो इतना लेट स्टार्ट करते हो, चले जल्दी जाते हो, दिस इज नॉट राइट। जिस टाइम पे आते हो मैं उसी टाइम पे जाने दूंगी। सो अभी गया मैं था। क्लास लीव नहीं करूंगी, इतना लेट आते हो फिर हमारा लेक्चर ही नहीं हो पाता है। अभी हार्डली 45 मिनट्स का या कम हो गया, क्लास ओवर नहीं हुए कोई भी लीव नहीं करेगा। ठीक है, आप लेट आए हो इसलिए लेट क्लास खत्म भी होगी। ठीक है, कोई भी लीव नहीं करेगा। ओके प्रियांशु, आपको भी बोल रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, कौन कौन से प्रोसेस हुए हमारे, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, और क्या हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन कौन से प्रोसेस पढ़े हमने। प्रियांशु लीव करके ऑलरेडी, लेट मी टॉक टू हिम। क्रैप साइकिल हुआ था, और कौन सा प्रोसेस अभी पढ़ा हमने जस्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में बताओ, और कौन सा प्रोसेस हुआ, ईटीएस हुआ। इन तीनों में क्या क्या बना था, एटीपी बना था, एनएडीएच बना था, और एफएडीएच बना था। क्या ये तीनों थे हमारे पास एनर्जी की यूनिट, इन सबसे यस मैम। हमने टोटल एनर्जी निकाली थी, है ना। यस मैम। है ना, ये एनएडीएच और एफएडीएच में जाके ईटीएस में जाके क्या बना लेते हैं, आपका एटीपी। क्लियर, तो अब ये कितने एटीपी टोटल बने दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग। क्लियर, करे क्लियर, सॉरी कैलकुलेट करे, करिए मैम। है ना। पहला मुझे बताओ, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने थे एक ग्लूकोज के लिए,
2 एटीपी बने थे। और एनएडीएच कितने बने थे? जल्दी बताओ, एनएडीएच कितने बने थे? 4 बने थे कि 2 ही बने थे? फिर से दिखाओ क्या ग्लाइकोलाइसिस एक बार? देखो फिर से बताती हूँ, काफी पीछे जाना पड़ेगा। प्लीज सब लोग ना ये रिवाइज करके रखना। देखो 2 एटीपी ये बने थे जो कंज्यूम हो गए थे, और फाइनली ये 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 4 एटीपी बना था। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 2 एनएडीएच भी तो बने थे, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल हो गए ना? हाँ या ना? अभी याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद है कि भूल गए? ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस ये मैंने अटेंड नहीं किया था। रिकॉर्डिंग प्लीज देखो इसका, अदरवाइज ये आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रोसेस से हमारा दूसरा प्रोसेस लिंक है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी आए और 2 एनएडीएच है। एक एनएडीएच में कितना एटीपी होता है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कितने? 3। 3। और 2 में कितना होगा टोटल? 6 एटीपी, है ना? तो यहाँ पर टोटल 8 एटीपी बन गए। हाँ या ना? है ना? नेक्स्ट बात आई क्रैब साइकिल की। क्रैब साइकिल में कितने एटीपी बने थे? जल्दी बताओ, क्रैब साइकिल पे कितने कितने एटीपी बने थे? 2 एटीपी बने थे ना? दो, एक मॉलिक्यूल के लिए 1 एटीपी बना था, तो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी तो दूसरा एटीपी बनेगा। हाँ या ना? एफएडीएच कितने बने थे और एनएडीएच कितने बने थे, ये बताओ। 1 2 एनएडीएच 3 बने थे और एफएडीएच 1। एक मॉलिक्यूल के लिए 3 और 1 हुआ था, पर 2 मॉलिक्यूल के लिए कितना बोला था? इंटू 2 करने को। तो 2 एफएडीएच बने थे, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम कितने आए थे? 2 आए थे ना, है ना? तो यहाँ पर कितने यहाँ पर कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। तो एफएडीएच में कितनी होती है? 2 इंटू 2 कर दूं मैं डायरेक्टली? ये तो समझ आ गया ना, इंटू 2 क्यों करा? और यहाँ पर कितना होगा? 6 इंटू 3 होगा, 18 एटीपी होंगे। हाँ या ना? अरे समझ में आया ना कितने एटीपी कहाँ से बने और क्यों बने? पवन और अभय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग जल्दी बताओ। इसमें क्योंकि मॉलिक्यूल भी उतने हैं ना इसलिए। हाँ, 2 + 4 कितना होता है? 8। 2 + 4 2 + 4 6। क्या हुआ? मैथ से गड़बड़ आया क्या? और बताओ, 6 कितना होगा? ये और कितना होगा? 2 + 4 + 18। और 24। 24। ये हो गए 24 एटीपी यहाँ से, और 8 एटीपी क्या हो गए यहाँ से। तो क्या ये 8 एटीपी समझ में आए? यस मैम। और ये समझ में आया? जी मैम। अब बात करते हैं 6 एटीपी की। लिंक रिएक्शन याद है? पाइरुविक एसिड से क्या बना था हमारा एसिटेट कोएंजाइम में? याद है? लिंक रिएक्शन याद है? रिएक्शन पीए से बना था हमारा, है ना? तो देखो वहां पर जब एक एसिटाइल कोएंजाइम बना था, तब कितने एटीपी एनएडीएच बने थे? 1 एनएडीएच। तो अल्टीमेटली 2 एनएडीएच वहां पे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि 2 पाइरुविक एसिड आए थे। हाँ या ना? हाँ या ना? पवन को आ रहा है समझ, बाकी राज आप बताओ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताती हूँ। अभय आपको? आपको ये वाला मैंने पढ़ा ही नहीं है ये सब। बोलो। अब ये मेरी गलती नहीं, पढ़ा आपको पढ़ना चाहिए था पढ़ना ना, चाहिए था। तो बोलती हूँ क्लास क्लास में रिवाइज करके आया करो, अगर नहीं अटेंड करिए तो पढ़ के आया करो, फिर आगे की चीजें नहीं समझ में आती है ना। अब मैं सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग मतलब जो जो आपने मिस किए हैं वो वाला एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सारे आप पढ़ के आओगे, ठीक है? जी मैम। पवन ने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, इसलिए उसको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के आना। तो क्या हो गया, 6 एटीपी यहाँ से हो गए लिंक रिएक्शन से। तो बताओ अल्टीमेटली टोटल एटीपी कितने बने, 8 ये वाले और 6 ये वाले और 24 ये वाले, तो टोटल कितना होगा हमारा यहाँ पे बताओ, ऐड करो। 38 होगा क्या? यस मैम 38। देखो 8 ये वाला है ना, 24 ये वाला और 6 ये वाला, तो ये टोटल का सम कितना होगा 38। तो हेंस 38 एटीपी बन गए। क्लियर जी मैम। है ना। अब बताओ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ था, क्रैब्स साइकिल। तो अगर मुझे NADH से क्या निकालनी है, एनर्जी, तो उसको कहाँ भेजना पड़ेगा मुझे? एटीपी सिंथेसिस के पास। एटीपी सिंथेसिस कहाँ है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। दैट मीन्स जो मेरा ग्लाइकोलाइसिस में NADH बना है, क्या मुझे उसको मैट्रिक्स में भेजना पड़ेगा, उसकी स्टोर्ड एनर्जी, यस मैम। है ना। वो जो काम है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया को भेजने वाला, किसको? NADH को। NADH को मुझे कहाँ भेज रहा है, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी लगी, कितनी एनर्जी लगी, 2 ATP। तो इस 38 में से मैंने 2 ATP तो यूज कर लिए, तो अल्टीमेटली मेरे पास कितने ATP बचे? 36। 36। क्लियर हुआ सबको ये? अरे बाबा क्लियर हुआ? जी मैम। है ना। ये सब है, जस्ट सेकेंड, आई एम अबाउट टू एंड माई क्लास। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट था, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब ये पूरे कैलकुलेशन ना आप फिर से करना। एग्जाम में अगर बोलेगा वो कि नेट गेन हो रहा है कितना, नेट गेन अगर वर्ड आता है तो आपको क्या बोलना है, टोटल गेन। है ना। और अगर बोलेगा ओवरऑल हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ETS ग्लाइकोलाइसिस या फिर TCA, मतलब TCA और ग्लाइकोलाइसिस में NADH और FADH बने थे, उसकी भी हमको क्या करना है। तो जब 38 ATP हमको चूज कब करना है, जब ओवरऑल आ रहा है, और नेट गेन का बात कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली कितना बना। तो हमने यूज कर लिए, तो यूज वाले को आपको क्या करना है, माइनस, तो कितना हो जाएगा 36। तो क्या आप ये दोनों पढ़ के आओगे फिर से, ये दोनों नहीं पूरा चैप्टर, और फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट भी हो गया, ये मैं आपको पॉइंट्स फिर नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, ठीक है। और हमने पढ़ लिया है ETS, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी मतलब चैप्टर हम हमारा कंप्लीट कर लेंगे और नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। लाइक अभी एम्फीबॉलिक पाथवे बचा है और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पूछा है, दैट इज अराउंड 15 मिनट का टॉपिक बचा है, देन विल बी स्टार्टिंग ऑन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। प्लीज कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, और जिसने रिकॉर्डिंग नहीं देखा है वो देख के आना। अब नेक्स्ट क्लास में ये मत बोलना कि मैम मैंने नहीं पढ़ा या मैंने मिस कर दिया था। ओके ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।